हेलो बच्चों, फेयर नहीं है, ये एफ एयर है, एयर का फोर्स। मैं एक काम करता हूं ना, छोड़ोगे नहीं कमेंट में मुझे यार। बहुत बदमाश बच्चे हैं हमारे आजकल के, क्या करें, बड़ा बच बच के निकलना पड़ता है। अभी ऑनलाइन सबके सामने नहीं मारूंगा वरना हेडलाइन बन जाएंगी। रोहित सर ने मच्छर का खून कर दिया। इसको फील करना है तो आपको मून वॉक करनी पड़ेगी, वो भी स्लो मोशन के। बड़ा मजा आ रहा है तो ठोको ताली। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्क पावर एनर्जी में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, जो इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो भी काफी हद तक न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा और लास्ट में हम आपको जो चैलेंजर मैंने लास्ट क्लास में दिए थे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बड़ा देखते रहिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वर्क एनर्जी थ्योरम। बट इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में एनर्जी कौन सी ले रहा हूं मैं लेता हूं काइनेटिक एनर्जी। इसको आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा समय काइनेटिक एनर्जी पे बताता हूं और आपको बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से एक रिलेशन निकालेंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी एक पॉपुलर वैरायटी है जो कि एग्जाम में आप लोगों को मिलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको हालांकि पता ही होगा बेटा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट के पास रफ्तार होगी तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। एंड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, सो इट विल बिकम एम स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू वी स्क्वायर। नाउ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर is also mv ka square and mv is momentum, so it is p square by 2m. So now I have two formulas for kinetic energy. The first formula is this and the second formula for kinetic energy is this. लेकिन पहले फॉर्मूले से देखने पर हमें यह मालूम पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। लेकिन दूसरे फॉर्मूले से देखने पर आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, क्योंकि यहां पर मास नीचे आ रहा है, यहां पे मास ऊपर आ रहा है। तो बड़ा दोनों फॉर्मूला के अंदर ये एक मेजर डिफरेंस आ रहा है कि पहले फॉर्मूला में मास डायरेक्टली काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है और दूसरे फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है। तो आप मुझे बताइए बेटा कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला सही है कि दूसरा सही है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आप कमेंट करके बताइए और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत। क्या फर्स्ट सही है, क्या सेकंड सही है, या दोनों सही, ठीक है। कमेंट योर आंसर्स। ओके बच्चा, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा तो देखते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी, वो डिपेंड करता है कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स की क्या चीज सेम ली है। क्या आपने स्पीड सेम ली है या मोमेंटम सेम लिया है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी आप कंपेयर करना चाहते हो और आप कह रहे हो हमने उन दो ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कह सकते हो। और अगर आप कहते हो कि हमने मोमेंटम सेम लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करते वक्त आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, सिंपल एग्जांपल से समझने की करते हैं कोशिश, और हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है। एक हमारे पास ट्रक है कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली कौन भारी होगा बेटा, ट्रक भारी होगा, कार हल्की होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इनकी रफ्तार क्या है, सेम है, दोनों की रफ्तार क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों की रफ्तार सेम है और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ट्रक की काइनेटिक एनर्जी कार की काइनेटिक से ज्यादा होगी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन अगर यहां पर ही
क्वेश्चन में आपको मैं देता, ये कार है और ये ट्रक है, ठीक है, लेकिन ये दोनों चल रहे हैं इस तरीके से कि इनका मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, मास अलग है लेकिन मोमेंटम सेम है, मतलब स्पीड भी अलग अलग होगी। जिसका मास ज्यादा है उसकी रफ्तार कम होगी, जिसका मास कम है उसकी रफ्तार ज्यादा होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कर सकते हैं? अगर मैंने दोनों का मोमेंटम सेम दिया तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो मैंने कहा कि जब मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। जब मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भारी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जो हल्का है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इस बारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। अगर मोमेंटम सेम है तो कार का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा ट्रक से। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? सो काइनेटिक एनर्जी कब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी? जब व्हेन v इज सेम एंड जब मोमेंटम इज सेम, मोमेंटम इज सेम। ठीक है बेटा, आई बात समझ में आपको? तो आपको एक तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर याद करना है, दूसरा फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m भी याद करना है। ठीक है, और इनमें कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमने रफ्तार को इतने गुना बढ़ा दिया, ये इतनी % से बढ़ा दिया, बताओ काइनेटिक एनर्जी किस हिसाब से बढ़ जाएगी, या मोमेंटम इतने % से चेंज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में कितना % चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं % चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मोमेंटम के साथ, जो कि एक फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, मेंस में आ सकता है, नीट में तो काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। ठीक है, पहले आईपी का एग्जाम हुआ करता था तो उसमें तो बहुत ज्यादा वो पूछा जाता था। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर बाय 2m होता है। अब मास तो हम चेंज कर नहीं रहे व्हीकल का, हम क्या चेंज कर रहे हैं? उसका मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम उसकी रफ्तार को बढ़ा के या घटाकर उसका मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर % चेंजेस में बात की जाए, अगर % चेंजेस से बात की जाए तो हम कह सकते हैं यहां पर दैट फॉर स्मॉल % चेंजेस, for small % changes we have one formula, and for big % changes we have another way of solving it. अब इस स्मॉल और बिग की डेफिनेशन क्या है? जब परसेंटेज चेंज 10% से कम होगा, सिंगल डिजिट में होगा, 10% से कम होगा, तब आप स्मॉल % चेंजेस की बात कर रहे होंगे। और जब परसेंटेज चेंज 10% या उससे ज्यादा होगा तो आप बिग % चेंजेस की बात कर रहे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। ठीक है, एंड स्मॉल का मतलब क्या है? लेस देन 10%। लेस देन 10% मतलब सिंगल डिजिट में रहेगा वो, तब हम स्मॉल % चेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब स्मॉल % वाला जो फॉर्मूला होता है वो निकलता कहां से है? इट कम्स फ्रॉम द डिफरेंशिएशन बैकग्राउंड। ठीक है ना, वो डिफरेंशिएशन से निकलता है। ठीक है, तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस देन आई विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m। अब मास तो कांस्टेंट था तो उसको तो डिफरेंशिएशन में जाने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो अब पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? ये होगा 2p dp divided by 2m. ठीक, now if I divide this by kinetic energy, okay, let me do it in the next step. So dke by ke, this will become 2p dp divided by 2m. ये हमारे पास dke था, डिवाइड बाय ke, that means p square by 2m. 2m कैंसल्स आउट, एक p से एक p कट जाएगा, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ dp by p, 2 टाइम्स ऑफ dp by p. सो dke by ke 2 टाइम्स ऑफ dp by p आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज dp और dke? dp इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन p. dp इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन p. So change in p divided by original p into 100 is a percentage change in p, is a percentage change in p. So if I multiply by 100 on both the sides, what will I get? I will get here percentage change in kinetic energy is equals to 2 times percentage change in
मोमेंटम, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। सो बेसिकली जो पावर होती है वो उतना परसेंटेज चेंज, अगर यहाँ पे पी क्यूब होता तो 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज होता, फुट होता तो 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज होता, ठीक है। तो यहां पर आया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। ये हमने यहां पर लिख लिया, समझ लिया, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। बट यहां पर डीपी लिखा था हमने, डीपी का मतलब क्या, स्मॉल चेंज, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज। बट हम यहां पर लगाते हैं सिंगल डिजिट के अंदर जब तक चेंजेस रहते हैं, 10% छोटे चेंजेस होते हैं, हम ये फॉर्मूले को लगा लेते हैं, कोई बहुत बड़ा डेविएशन हमें नहीं मिलता है। हाँ 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हमें डेविएशन नहीं मिलता है, तो वी चूज दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज सिंपलर। अगर परसेंटेज चेंजेस बड़े होते हैं तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता, बल्कि क्या लगाना पड़ता है हमें लगाना पड़ता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ठीक है, यह फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। तो आइए इनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज, ये चेंज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल डिवाइड बाय इनटू 100। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर ये कहता है आपको कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड by 3%, find the percentage increase in kinetic energy। ठीक है, find percentage increase in kinetic energy। So we have the formula that percentage change in kinetic energy is 2 times percentage change in momentum, is double the percentage change in momentum, right? Okay, so percentage change in momentum is 3%, so we'll multiply it by 3 and we'll get 6। ठीक है, so percentage change in kinetic energy will be 6%। तो अगर 3% से चेंज हो रहा क्या मोमेंटम, तो we'll get 6% से चेंज होगा क्या काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? आता आई थिंक यहां तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, सिंपल। बट यहां पर अगर मैं कहता कि 3% नहीं है 30% है, 3% नहीं है बल्कि कितना है 30% है, तब क्या करेंगे? अब परसेंटेज चेंज क्या हुआ 10% या उससे बड़ा हुआ तो मामला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है कि इफ परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, लेट्स से 20% और 30%, whatever you can take, ठीक है, then find percentage increase in kinetic energy। ठीक, तो अब हम कहेंगे now the percentage increase in kinetic energy is the final kinetic energy minus the initial kinetic energy divided by initial kinetic energy। Now what is initial kinetic energy? So let's say I am saying that initial kinetic energy is equals to p square by 2m, p square by 2m, where p is the initial momentum, where p is the initial momentum। initial momentum मतलब हमने p लिया, अगर p initial momentum है so initial kinetic energy will be p square by 2m। what will be final kinetic energy? final kinetic energy क्या होगी? तो बहुत सिंपल है निकालना, हम कहेंगे final kinetic energy is p plus 20% of p। हमने क्या कहा? P इंक्रीज हुआ इसलिए मैंने प्लस किया, पहले P था उसमें प्लस किया, कितना प्लस किया 20% ऑफ P। तो हाउ टू फाइंड 20% ऑफ P? 20% इज 20 by 100 इंटू P, 20 by 100 इंटू P आ गया। तो कितना है यहाँ पे है 1.2 P, P फाइनल इज 1.2 टाइम्स ऑफ P आ गया। ठीक, सो इनिशियल मेरे पास था, नाउ लेट अस कैलकुलेट द फाइनल। अब हम फाइनल कैलकुलेट करते हैं। So what is final kinetic energy? So final kinetic energy is P final का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। एंड व्हाट इज P final बेटा? P final कितना है 1.2 टाइम्स P है, तो इट विल बी लाइक 1.2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर बाय 2m, 1.44 P स्क्वायर बाय 2m, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड बेटा? ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ठीक, अब क्या करना है हमें? हम लिखना है बेटा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना का बेटा? ध्यान से देखो इसको, तो ये होगा बेटा फाइनल
माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज फाइनल, इट इज 1.44 p स्क्वायर बाय 2m माइनस इनिशियल क्या है बेटा, p स्क्वायर बाय 2m डिवाइड बाय p स्क्वायर बाय 2m इंटू 100। इफ यू लुक क्लोजली, p स्क्वायर बाय 2m ऊपर से कॉमन निकल कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा हमारे पास 1.44 माइनस 1 इंटू 100, दैट मीन्स 44% बचेगा। देखो 20% था, अगर डबल करते कितना आता, 40 आता, लेकिन अब 40 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, 44 आ रहा है। मतलब बड़े परसेंटेज चेंजेस के लिए वो डबल करने वाला तरीका नहीं लगता है, डबल करने वाला तरीका नहीं लगता है। चलिए अभी हमें बात समझ में आई कि अगर बॉडी मूव करती है तो उसके पास क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ एक रिलेशन होता है, बट अब काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन के साथ भी एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन के साथ भी एक रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन के साथ, आइए देखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको कहते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होती है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बेटा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन by all the forces, work done by all the forces equals change in kinetic energy of the system. So you will consider a system, okay? You will be given many objects and you will decide your system first. Let us say this is my system, okay? When you choose your system, तो उस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, कुछ अंदर से भी लग रहे होंगे, कुछ बाहर से भी लग रहे होंगे, मतलब कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगे, कुछ कंजर्वेटिव भी होंगे, कुछ नॉन कंजर्वेटिव भी होंगे। अभी आप सर ये क्या बोल रहे हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, उसको मैं अगले लेक्चर में लूंगा, यहां पे मुझे जरूरत नहीं है। बिकॉज नो मैटर व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स, हमें उस फोर्स का वर्क डन कंसीडर करना है, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर द वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, हमें सारे फोर्सेस का वर्क डन कंसीडर करना है, ठीक है। कुछ हो रहा है स्क्रीन पे, ओके। वी हैव टू कंसीडर द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, हम सारे के सारे फोर्सेस को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। और उन सब का फोर्स, उन सब फोर्सेस का वर्क डन मिला के किसके बराबर होगा बेटा, उन सब फोर्सेस का वर्क डन मिला के बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं, तो हम कह रहे हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझे आपको, बहुत सिंपल सी बात है ये। देखिए बेटा, इसको अगर मैं एक सिंपल से तरीके से समझाऊं आपको, एक सिंपल केस लेके समझाता हूं। मान लिया हमारे पास मास m है और मैंने इस पर फोर्स F लगा दिया, इनिशियली ये रेस्ट पर था और मान लिया ये s डिस्टेंस चलता है, s डिस्टेंस चलता है, तो यहां पर आकर इसके पास एक स्पीड आ जाएगी, यहां पर आकर इसके पास एक स्पीड आ चुकी होगी, यस और नो, आ चुकी होगी ना। अच्छा जी, अच्छा, तो यहां पर ये स्पीड कितनी होगी बेटा, निकाल लेते हैं, एनर्जी कितनी होगी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर इसके ऊपर फोर्स F लग रहा तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगी और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितनी, फोर्स अपॉन में मास, उसकी कितनी वैल्यू होगी बेटा, फोर्स अपॉन में मास, ये वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन में मास, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अगर 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 ये इसकी वैल्यू है, ये अपने आप ही डॉट्स कहां से आ रहे हैं, कुछ भूत टाइप का यहां पर हो रहा है, सुपर नेचुरल। अब यहां पर एक वीडियो बना दोगे आप कि भैया रोहित सर की क्लास में भूत आया, भागो भूत आया है। चलो खैर देखते हैं, कुछ होगा अंदर से, कोई सिस्टम का माल फंक्शन हो रहा होगा। खैर आइए, डरने की बात नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन में मास।
अच्छा, अगर एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास और मैंने फोर्स कांस्टेंट लिया था, तो आई कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन हियर एंड आई विल से दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होगा। अच्छा, v कितना है निकालना है, u कितना है बेटा 0 है, और a कितना है, a है बेटा f बाई m है, इनटू s होगा। यस और नो, ये होगा ना बेटा। अच्छा जी, अब ये तो v स्क्वायर है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, how much kinetic energy will this gain? How much kinetic energy will this gain? This will gain half m v square kinetic energy। पहले 0 था, अब ये हो गई, ठीक है। तो हाफ इंटू m, v स्क्वायर कितना है बेटा 2f बाई m इंटू s। तो आप देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी है वो कितना होगा बेटा f इंटू s। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। बट व्हाट इज f इंटू s? f इंटू s इज वर्क डन, f into s is work done. So can I say that the kinetic energy gain is equals to f into s. The kinetic gain is equals to f into s. Understood? Clear है? All right बेटा. So that is the kinetic energy that is equals to the work done. In fact, let me write here as W instead of F into S. All clear? चलिए भैया, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, अब इसके ऊपर हम करते हैं कुछ एप्लीकेशंस। अब इस पे हम कुछ करते हैं एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं इसके ऊपर जो एप्लीकेशन हमारे सामने आ रही है। शानदार एप्लीकेशंस आ रही हैं आपके सामने, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके तैयार रहना है, कॉपी पेन लेके तैयार रहना है, ठीक है। ये आपके सामने है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg का, जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रफ ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। रफ ग्राउंड है तो सबसे पहले हम एक रफ ग्राउंड बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर एक ब्लॉक। सबसे पहला काम बेटा, अब तो मैंने लिख लिया आपके सामने, देखिए लिख के लेकर आया हूं आपके सामने। क्या लिखा है? सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है बेटा। तो इसको मिस नहीं करना है, लिखवा दिया हूं अपनी छाती पे मैं, ठीक है ना, कि सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम है, ठीक है। ये बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, डायरेक्टली इक्वेशन में पूछोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो बेटा, गलती कर सकते हो। गलती से बचने के लिए हमें अच्छी आदतें सीखनी है, और अच्छी आदत क्या है? खाना खाने से पहले हाथ धोना है, और क्वेश्चन करने से पहले सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। तब इक्वेशन आप बनानी है आपको, ठीक है। आइए आइए देखिए, अब ये क्या कर रहा है। एक ब्लॉक है मास 5 kg का, मूविंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लॉक है, इसका है मास 5 kg का, और इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। On a rough ground is rough and the coefficient of friction here is 0.2. Find the distance traveled by the block before coming to rest. ये अब रुकेगा तो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो बेटा एक तरीका तो है आप काइनेमैटिक्स से सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन अब हम अपनी सोच को काइनेमैटिक्स से ऊपर ले जा रहे हैं, और लॉज ऑफ मोशन से ऊपर ले जा रहे हैं, और एनर्जी के टर्म में देखना चाह रहे हैं, वर्क के टर्म में देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम यहां पे लगाएंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए पहले आपको बनाना है एफबीडी। तो आप यहां पे बनाएंगे वेट 50 न्यूटन का, आप यहां पे बनाएंगे नॉर्मल रिएक्शन जो खुद होगा 50 न्यूटन के बराबर, और इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी बेटा 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कितना है 50 के बराबर है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? मल्टीप्लाई करेंगे 10 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, ठीक है, जो इसको रोकेगा और अल्टीमेटली ये रुक जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम चाहें तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करके लगा सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये है, बट मेथड नंबर 2 लगाएंगे हम यहां पे। हम कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट गीला, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात कर रहे हैं वाले हैं यहां पर। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसकी बात। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वर्क डन बाय
mg, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू हाफ m। फाइनल स्पीड कितनी है बेटा? फाइनल एनर्जी कितनी है? 0 है ना, और इनिशियल कितनी है हमारे पास? हाफ m e स्क्वायर। फाइनल 0 है हमारे पास, इसलिए 0 डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई आते हैं थोड़ा सा और इसका पतला करते हैं। mg, अब mg तो नीचे लग रहा है, जा ये इधर रहा है, तो कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, तो 0 वगडन। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, अगेन 90 डिग्री का एंगल है, कितना आएगा वगडन? 0 आएगा। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, कितना? 10 न्यूटन का। गया ये आगे, कितना? 5 मीटर, 5 मीटर गया है, नहीं 5 मीटर नहीं, जितना मीटर गया वो निकालना है। s गया है, s, ये 5 नहीं s लिखा है, ठीक है। तो हमने वाला कि s गया है, लेकिन क्योंकि उल्टा चल रहा है इसलिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा? यहां पर नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव की पुट कर रहे हैं यहां पर हम, क्योंकि फोर्स पीछे है, जा आगे रहा है। 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसलिए माइनस पुट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू माइनस हाफ m, कितना है हमारे पास बेटा? 5 kg है, ठीक है। और u कितना है बेटा हमारे पास? u कितना है हमारे पास? u हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो यह बेटा हमारे पास माइनस माइनस भी हट गया, 10 इंटू एस, एस हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 100, 50, 250, ठीक है। तो एस आया बेटा 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर चल के ये रुकेगा। द ब्लॉक विल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 25 मीटर्स। तो एक तरीका हमारे पास यहां से आ गया, बहुत शानदार तरीका, बहुत बढ़िया तरीका आपके सामने हाजिर हो चुका। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या था? पहले से वो रुका हुआ था और हम चलाएंगे उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये हो रहा है, देखो। अब ब्लॉक ऑफ मास, सबसे पहला काम बेटा सुंदर डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो आप सबसे पहले एक ब्लॉक बनाएंगे 2 kg का, शानदार। इस केप्ट ऑन अ रफ टेबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, तो यहां पे कितना फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है? 0.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है भाई। एक्ट ऑन द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। इस क्वेश्चन में ये 5 मीटर चल रहा है, आ रही बात समझ में आपको? ठीक है भाई। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? देखो mg और नॉर्मल तो ऐसे लगेंगे ना 20 के 20 है ना, और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, कितना? 0.2 इंटू 20, कितना होगा बेटा? 4 न्यूटन का फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। 0.2 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल 20 के बराबर है, 0.2 इंटू 20 कितना आया बेटा? 4 न्यूटन के बराबर है। तो 10 आगे 4 पीछे, 10 आगे 4 पीछे, 10 आगे 4 पीछे, ठीक है। mg और नॉर्मल का तो वर्क डन है नहीं, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस किसके बराबर बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब ऑल द फोर्स बेटा 10 न्यूटन का कितना वर्क डन है? व्हाट इज द वर्क डन? 10 न्यूटन, इट इज 10 इंटू 5, इट इज 10 इंटू 5, ये है 10 न्यूटन वाले का वर्क डन। अच्छा, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है बेटा? 4, लेकिन नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अच्छा, मच्छर कर रहा है ये, मच्छर अब पकड़ा गया है, तो ये काम हो रहा है ना, ये किसी भूत के कारण नहीं हो रहा है, ये मच्छर कर रहा है, मच्छर आ रहा है, अपने निशान यहां पर छोड़ के जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कौन कर रहा है ये, ठीक है। इसका इंतजाम करना पड़ेगा मच्छर का थोड़ा सा, ठीक है ना, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं यहां पर हम जल्दी। इतनी सर्दी हो गई है फिर भी मच्छर मान ही नहीं रहे हैं। खैर आते हैं, तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 5 बट नेगेटिव में, क्योंकि उल्टा है ना, 4 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, और mg नॉर्मल तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, हम तो कोई वर्क डन आ नहीं रहा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? मास कितना है? 2 किलोग्राम का मास है, 2 किलो का है भैया ये। और इनिशियल काइनेटिक कितने? 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, रुका हुआ था, रेस्ट पर था। अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन दिस टेबल, मूविंग नहीं है, केप्ट है, ठीक है। ऑलराइट, सो 2 से 2 कट गया, 50 माइनस 20 इक्वल टू v स्क्वायर। तो हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड आ जाएगी √30, 50 माइनस 20, ठीक है। तो 10 और ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे पास v की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड के बराबर। ओके 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 ओके,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने और कर दिया है ट्रिकी। आइए देखते हैं, लगभग सिमिलर लगेगा लेकिन है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस, और बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है। पॉज करके बेटा एक बार खुद से सॉल्व करो और नीचे अपना आंसर लिखो कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। देखें कितने बच्चे गलती कर रहे हैं, और आई एम डैम श्योर कि इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम नहीं तो 50% बच्चा गलती करेगा ही करेगा, जल्दबाजी में गलती करेगा ही करेगा, और कहीं तो धुरंधर भी गलती कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आइए बच्चा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। आइए, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन अ रफ टेबल। आइए अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept on a rough table of coefficient of friction 0.2. A force of 20 Newton acts on the block at an angle 37 degree with the horizontal. Find the speed of the block after it travels a distance of 5 meters. ठीक है, तो वापस से ये 5 मीटर चल रहा है। इसका रफ्तार यहां पे कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल ये बना के छोड़ देना है। इसके बाद सारे फोर्सेस दिखाने जो उस पर लग रहे हैं। 20 नॉर्मल, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो बेटा कितनी होगी, बोलो। 0.2 इंटू 20, 0.2 इंटू 20, नहीं बेटा 20 नहीं होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 20। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 20। नहीं बेटा 20 नहीं होगी, तो बेटा यहां पर इस वाले 20 के दो टुकड़े होने वाले हैं। देखो इधर और इधर दो टुकड़े होंगे इसके, इधर और इधर। ठीक है, 20 cos 37। नाउ व्हाट इज cos 37? cos 37 कितना बेटा, 4/5। 20 sin 37, 3/5। जिसको नहीं पता है बेटा उसको याद करना है, cos 37 4/5, sin 37 3/5 होता है, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, इसलिए यहां पर cos 37 4/5 लिख दिया मैंने। तो बेटा कितना बेटा, 16 आ गया, ये 12 आ गया, 16 एंड 12। तो अब देखो इसके ऊपर नॉर्मल क्या लिखेंगे हम, ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल भी ऊपर है और 12 भी ऊपर है, और नीचे वाला फोर्स 20 है। तो नॉर्मल बेटा 8 रह जाएगा, खाली 8 न्यूटन होगा नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली 8 न्यूटन। 8 न्यूटन के बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा भाई, अगर ये 8 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी बेटा 0.2 इंटू 8, दैट मीन्स 1.6 न्यूटन। फ्रिक्शन विल बी 1.6 न्यूटन। चलिए एक बार वापस से डायग्राम बना लेते हैं अपना, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं उनको दिखाते हैं। अब खाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेज दिखाते हैं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने वाला है ये। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, और फ्रिक्शन लग रहा है 1.6 न्यूटन के बराबर, 1.6 न्यूटन के बराबर। ये इसके ऊपर फ्रिक्शन है। बाकी तो बेटा वर्टिकल फोर्सेज हैं, कैंसिल हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं उनसे। और ये 5 मीटर आगे चला। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम यहां पे, वेट। ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो ये 16 न्यूटन का जो फोर्स है, इट इज गोइंग टू वर्क 16 इंटू 5 पॉजिटिव, और 1.6 का जो वर्क डन होगा वो -1.6 इंटू 5 होगा, -1.6 इंटू 5 होगा। तो 16 इंटू 5, 1.6 इंटू 5। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू हाफ। एम कितना है इसका, 2 किलोग्राम, और v²। इनिशियल रुका हुआ था इसलिए इनिशियल स्पीड हो जाएगी 0। ठीक है, तो 16 पंजे 80 -8 इक्वल्स टू v²। v इक्वल्स टू √72। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 36 दूनी 72 होता है, तो 6√2 मीटर पर सेकेंड। सो v की वैल्यू आ रही 6√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम सॉल्व। बेटा मजा आ रहा है तो ठोको ताली, मजा आ रहा है तो ठोको ताली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा हमारे पास आज करने के लिए। अच्छा लग रहा है, फिर बार बार आ रहा है, अच्छा यहाँ पे। ठीक, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम
is released from the top of an inclined plane. अब हम inclined plane को ले आए हैं बेटा, inclined plane को। आइए, सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, इंक्लिनेशन 37 डिग्री का। A block of mass 2 kg is released from the top of an inclined plane of height दिया, लेंथ नहीं दिया, लेंथ ये होती है, हाइट ये होता है। लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ये बोलेंगे, हाइट ये बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, हियर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, मच्छर भाग यहां से, चलो अभी ऑनलाइन सबके सामने नहीं मारूंगा वरना हेडलाइंस बन जाएंगी, रोहित सर ने मच्छर का खून कर दिया है, ओके। रोहित सर इज अ मर्डरर, ही मर्डर्स द मच्छर, ओके। खैर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जब यहां पहुंच जाएगा तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, ठीक है। आइए बच्चा, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। मैंने कहा मान लेते हैं इसकी लेंथ है x, ठीक है। सो आई कैन से दैट 4/x इज इक्वल्स टू sin 37, एंड sin 37 कितना होता है बेटा, 3/5 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ बेटा, 20/3 आ गई, 20/3 मीटर आ गई, ठीक है, दैट इज x। चलो, चुपके से हमने सबसे पहले x निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस लिखने होते हैं, तो यहां पे हमें FBD बनाना है, सारे फोर्सेस दिखाने हैं। तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल जो है इधर लग रहा है, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहां पर, mg cos 37, mg cos 37, ठीक है। और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते हैं। m कितना है, 2 किलोग्राम का है, ये 10 हो गया। cos 37 कितना होता है बेटा, 4/5। तो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 16 न्यूटन के बराबर, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 16 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अच्छा, म्यू कितना है हमारे पास, 0.2 है, और 16 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना है बेटा, 3.2 आ गया, 3.2 आ गया। तो फ्रिक्शन इज 3.2 न्यूटन, फ्रिक्शन 3.2 न्यूटन। अच्छा, अब देखिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब है, क्या मतलब है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप इसको बार बार देखो, आपके मन में भी बार बार इसको दोहराओ, और कल को कोई आपको सोते हुए उठा के पूछे ना, भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको एकदम आपके जहन में बस जानी चाहिए, ठीक है। बहुत कम रूल्स हमारे पास हैं, बहुत कम थ्योरम्स हमारे पास है, बहुत कम लॉज हमारे पास है, ठीक है ना। केमिस्ट्री एक ग्रंथ है जिसमें न जाने कितने बातें छुपी हैं। फिजिक्स तो बेटा बहुत छोटी सी, बहुत क्लीन, बहुत क्लियर है। मैथ्स में न जाने कितने फॉर्मूले हैं, फिजिक्स तो बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी, बहुत क्लियर है, ठीक है ना। वो जान लो तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूरी क्लास में मैं आज यही करता रहूंगा, मैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, पूरी क्लास में यही करता रहूंगा। देखना कितने क्वेश्चन बनेंगे इसी से, ठीक है। आइए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है, mg आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल आ रहा है, ठीक है। इनिशियल तो 0 था, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब नॉर्मल देखो, ये जा ऐसे रहा है, नॉर्मल ऐसे है, इनके बीच में एंगल तो 90 है ना। अब क्योंकि एंगल 90 है इसलिए नॉर्मल का बटन कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। mg का बटन कितना होगा बेटा, mg है कितना, 20 है ना, 20 है ना mg। तो नीचे की तरफ 20 लग रहा है, और नीचे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। नीचे ही आ रहा है, नीचे ही फोर्स है, नीचे ही आ रहा है, नीचे ही फोर्स है। अगर फोर्स भी नीचे गया भी नीचे, फोर्स भी नीचे गया भी नीचे, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, हमें देखना होता है फोर्स, और मल्टीप्लाई करना होता है फोर्स की डायरेक्शन में कितना चला। तो अब चला तो ये 20/3 है, 6 पॉइंट समथिंग, राइट। चला तो ये 20/3 है, लेकिन हमें इससे मतलब
नहीं है। हमें किससे मतलब है? फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे कितना गया, नीचे कितना गया, तो नीचे तो 4 ही गया है ना, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी, नॉर्मल का 0 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी 20 into 4, 20 into 4, 20 into 4 पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा कितना 3.2, ये नीचे आ रहा कितना कितना 20/3, 20/3। तो नेगेटिव वर्क डन होगा कि पॉजिटिव वर्क डन होगा? नेगेटिव होगा। कितना होगा? फोर्स कितना है? 3.2 है, मल्टीप्लाई कितना नीचे आ रहा है? नीचे ये आ रहा है कितना 20/3 आ रहा है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर और इनिशियल है 0, ठीक है बेटा। देखो कितना बेटा, ये 80 हो गया, ये 32 है, 4 से कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो वो 64 हो गया, 64 हो गया इक्वल्स टू वी स्क्वायर हो गया। तो बहुत शानदार ये हमारा रिजल्ट निकल रहा है, देखिए बहुत ही शानदार निकल रहा है, और v की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। 4 मीटर पर सेकेंड इज द v, दैट इज द स्पीड विद विच इट विल हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। समझ गए बेटा? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बॉल, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, आप देखिए, अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 45 मीटर, ठीक है। मतलब एक बॉल हमारे पास है जिसको हमने 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। इट हिट्स द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जमीन पर किस रफ्तार से टकरा रही है? ये जमीन पर टकरा रही है बेटा किस रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकेंड से टकरा रही है, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपको बताना है कि रास्ते में जो उसको एयर रेजिस्टेंस मिला उसका वर्क डन कितना होगा। एयर रेजिस्टेंस जो रास्ते में मिला उसका वर्क डन कितना होगा? यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इट इनकाउंटर्स इन बिटवीन दिस जर्नी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जब ये रास्ते में है, इस पर एक तो फोर्स ग्रेविटी का है, ये 500 ग्राम का था, मतलब आधे किलो का था, ठीक है, और ग्रेविटी लग रहा है इस पर g के बराबर, तो 5 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी का इसका नीचे लग रहा, और एयर रेजिस्टेंस इस पर ऊपर लग रहा होगा। मैं इसको F एयर कह देता हूं बेटा, ये फेयर नहीं है, ध्यान रखना। F एयर है, फोर्स ऑफ एयर है, ये फेयर नहीं है, ठीक है। कहीं सर ने तो फेयर लिख दिया, फेयर फेयर क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये फेयर नहीं है, ये F एयर है, एयर का फोर्स। मैं एक काम करता हूं, छोड़ोगे नहीं कमेंट में मुझे आप, सर ये फेयर क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, टाइम स्टैंप डाल के बोलते हो सर ये फेयर क्या लिखा है यहाँ पर, है ओके। खैर आइए देखते हैं। तो एफ ए ऊपर है, और यहां पर जो नीचे फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब हम यहां पे क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फोर्स। अब एयर फोर्स मतलब एयर का फोर्स, एयर फोर्स का मतलब ये नहीं कि एयर फोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। बहुत बदमाश बच्चे हैं हमारे आजकल के, क्या करें, बड़ा बच बच के निकलना पड़ता है। खैर कितना फोर्स लग रहा है इसमें? 5 न्यूटन का। तो 5 ये है, और नीचे कितना गया? ये 45 गया। तो 5 था और 45 नीचे गया, 5 था और 45 नीचे गया, ठीक है। अब एयर की बात कर लेते हैं, फेयर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है ऊपर, जा नीचे रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। फोर्स लग रहा है ऊपर, जा नीचे रहा है, कितना गया नीचे? 45 नीचे गया है ना, ये इज इक्वल्स टू हाफ एम। एम कितना है हमारे पास? एम हमारे पास है 0.5 इंटू वी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में आपको? देखो दो ही फोर्स लग रहे थे इसके ऊपर, एक तो ग्रेविटी का लग रहा था और एक एयर का लग रहा था। ग्रेविटी एंड एयर, दो फोर्स लग रहे थे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, दो फोर्स हमारे पास थे, तो हमने कहा कि भैया mg का फोर्स और ये एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जितना वर्क डन करेगा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। mg का वर्क डन कितना होगा बेटा? 5 इंटू 45, क्योंकि 45 मीटर चलाइए, ठीक है। यहां पे कितना वर्क डन हुआ बेटा? fa इंटू 45, क्योंकि 45 डिस्टेंस चलाइए, लेकिन फोर्स ऊपर था इसलिए नेगेटिव लेना पड़ा मुझे, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं यहां पर, इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर निकलता है। तो 5 माइनस fa,
5 माइनस एफ ए इंटू 45 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.5 इंटू 400। ठीक है बेटा, या तो समझ नहीं, 20 का स्क्वायर 400 कर दिया मैंने, ये काटेंगे 10 नीचे आएगा, 10 से कटेगा ये हट जाएगा। ठीक है, 45 को नीचे ले जाते हैं, 5 माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू 45 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बेटा, 90 आ जाएगा ना, इंटू 40, तो ये कट गया, तो ये आया 20/9, 20/9 आ गया। ठीक है, अच्छा वैसे हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता थी नहीं, मैंने तो एफ ए निकालने की कोशिश कर दी यहां पर, रुको, हमें ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, हमें तो खाली वर्क डन निकालना था, हमें तो खाली वर्क डन निकालना था, मैं तो काफी इमोशंस में बह गया आगे तक। खैर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब हमें एफ ए तो गिवन ही नहीं है ना, तो हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। इंस्टेड ऑफ एफ ए वी कैन सिंपली पुट वर्क डन बाय एफ ए। ठीक है, फेयर और मच्छर के अंदर में इतना बह गए, हम यही भूल गए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना खाली हमको, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कितना आएगा, तो ये आएगा 400 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2 माइनस 45 इंटू 5। ठीक है बच्चा लोग, देखो इससे ये कटेगा, ठीक है, और 5 चौक 20, तो ये 200 आ गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, माइनस 225 हो गया। ठीक है बेटा, ओके है, तो बेटा यार माइनस 125 जूल्स, माइनस 125 जूल्स, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव आना ही चाहिए, फोर्स ऊपर लग रहा है, जहां नीचे रहा नेगेटिव डन, तो इतना वर्क डन जो है वो एयर रेजिस्टेंस कर देगी। और ये वर्क डन कहां जा रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ेगी, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में चली जाएगी, तो यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी कितनी, 125 जूल की। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस, तो आप कहेंगे वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द हीट प्रोड्यूस, मतलब 125 जूल की हीट हो रही है प्रोड्यूस यहां पर। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है mg का, जो कि एक बॉब के ऊपर एक्ट हो रहा है। सो वी हैव अ बॉब, ठीक है ना, एंड इसकी कुछ लेंथ हमें लेनी पड़ेगी, तो लेट अस से द लेंथ इज l, एल के टर्म में हमारा आंसर आएगा, कुछ में देने का लेनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, और कह रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है mg, तो एक वर्टिकल भी लग रहा है mg, दोनों लग रहे हैं फोर्स, ये तो होता है ग्रेविटी का, ये हमने बाहर से लगा रखा है, और कांस्टेंट लगा रखा है, हॉरिजॉन्टल लगा रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द एंगल रोटेटेड बाय द थ्रेड इज 45 डिग्री, मतलब जब ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है, तब भी इस पर mg लग रहा होगा और mg लग रहा होगा, लेकिन यहां पर आते 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 इसके बाद एक रफ्तार आ चुकी होगी, आपको बताना है ये रफ्तार कितनी होगी, आपको बताना है रफ्तार कितनी होगी। बहुत बढ़िया, तो हम यहां पे क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आ रहे, ठीक है, इसको मैं F कह देता हूं जो हम लगा रहे, तो वर्क डन बाय mg आ रहा, वर्क डन बाय F आ रहा, वर्क डन बाय टेंशन भी तो आएगा, अरे टेंशन कैसे भूल सकते हो, बहुत टेंशन है, इतनी टेंशन और टेंशन ही भूल गए, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है, mg का वर्क डन कितना होगा, f का वर्क डन कितना होगा, और टेंशन का वर्क डन कितना होगा, तो बेटा टेंशन का तो होगा 0, क्यों 0 होगा, क्योंकि जब यहां जाएगा तो एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, जब यहां जा रहा होगा तो एंगल 90 बना रहा होगा, टेंशन हमेशा एंगल क्या बना रहा है वेलोसिटी से, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि हर एक पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है टेंशन का वेलोसिटी के साथ या छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के साथ, इसलिए हमारे पास टेंशन का वर्क डन 0 आने वाला है। सो वर्क डन बाय टेंशन इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब F का वर्क डन कितना होगा, आइए एक दोबारा डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि वरना काफी गंदा हो गया है, तो आप कहोगे सर आपने तो सुंदर डायग्राम कहा था और आपने गंदा डायग्राम बनाया है, ये सुंदर नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा है थू।
बेटा ये हमारे पास L है, ये 45 है, बेटा ये होगा L sin 45 डिग्री, दैट मीन्स L बाय रूट टू, तो होगा L cos 45, दैट मीन्स L बाय रूट टू, तो बेटा ये होगा L माइनस L बाय रूट टू। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस क्यों निकाले मैंने, तो मैंने आपको समझाया था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। यहां पे दोबारा लिखता हूं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, ये होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ओके, तो mg तो नीचे लग रहा है, देखो mg लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे, जा ये ऊपर रहा है, जा ये ऊपर रहा है, यहां से यहां पहुंच गया तो कितना ऊपर गया, ये गया L माइनस L बाय रूट टू। अच्छा, mg नीचे गया ऊपर, नेगेटिव वर्क डन, तो लिखेंगे माइनस फोर्स कितना है mg है, और कितना ऊपर गया है बेटा, ये गया है L माइनस L बाय रूट टू, ये बेटा आपका mg का वर्क डन है। ठीक है, F का वर्क डन कितना होगा, F का वर्क डन कितना होगा, तो F कहां लग रहा है बेटा, राइट में लग रहा है, इधर लग रहा है, तो आपको देखना इधर कितना गया, यहां पर था, यहां पहुंच गया तो इधर कितना गया, इधर कितना गया, तो बेटा इधर गया है L बाय रूट टू, इधर गया है L बाय रूट टू, तो फोर्स भी राइट में गया, भी राइट में आ गया, समझ में, फोर्स भी राइट में गया, भी राइट में आ गया, समझ में। अच्छा, ये वाला F नहीं है हमारी इक्वेशंस में, ध्यान रखना। सो mg का वर्क डन नेगेटिव क्योंकि mg नीचे लग रहा था, जा ये ऊपर रहा था। F का वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि F लग भी राइट में रहा था, जा भी राइट में रहा है। टेंशन का वर्क डन जीरो क्योंकि हर एक पॉइंट पे एंगल 90 बन रहा है। हाफ mv स्क्वायर माइनस जीरो, इनिशियल रुका हुआ था वो। ठीक, बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। F की वैल्यू भी mg के बराबर है। ठीक है, तो आई विल गेट mgl माइनस में प्लस mgl बाय रूट टू प्लस f के यहाँ पे मैं डाल रहा हूं mgl बाय रूट टू इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस gl प्लस 2 बाय रूट टू gl हाफ v स्क्वायर, तो ये रूट टू बचेगा ना हमारे पास, तो रूट टू माइनस 1 GL इज वी स्क्वायर बाय 2, और V की वैल्यू कितने बेटा, 2 टाइम्स ऑफ रूट टू माइनस 1 GL होल अंडर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व। इस तरीके से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन अब हम बड़े होते जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हम करेंगे, केवल मजाक नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छी क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे, वरना हमारे यहाँ होने में मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो अच्छी चीजों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसको भी दम लगाकर हमें करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द पोजीशन ऑफ ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, पूरा क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है आज ही। ठीक है, अगली क्लास में हालांकि बहुत थ्योरेटिकल पढ़ेंगे हम लोग, जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, पर फिलहाल वो उस क्लास का रहने दीजिए, अभी आते हैं। द पोजीशन ऑफ ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो मास आपको दे रखा है 200 ग्राम, 0.2 किलोग्राम, और जो उसका पोजीशन है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। वर्क डन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब करने के दो तरीके हैं इसको यहां पर, ठीक है, लेकिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम से इसे कराएंगे। सबसे सिंपल अच्छा तरीका वही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो और v निकाल लो। याद है आरजी रूल, आरजी रूल याद है बेटा आपको? x दिया है, v निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, v दिया है, a निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, a दिया है, v निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, v दिया है, x निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे। क्या दिया है? x दिया है, क्या निकालना है? v निकालना है, तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करेंगे बेटा, हवन नहीं करेंगे, हम करेंगे dx by dt, डिफरेंशिएट करेंगे।
डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स कितना है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2t माइनस 2, ये v की वैल्यू भाई। अब देखो t बराबर 0 पर v कितना था, -2 था। कोई शक? t को 0 डाला, मुझे v की वैल्यू मिली। ठीक है, ओके। फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब अब आपको निकालना है t बराबर 2 पर v कितना था, तो 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, मैंने यहां पर 2 पुट किया, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना आया बेटा v, 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी 2 आया, बहुत खूबसूरत। वहां -2, यहां पे +2, बट व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल मास कितना 0.2, फाइनल स्पीड कितनी है बेटा 2 है, इनिशियल -2 है, बट फर्क नहीं पड़ता, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं, कितना आएगा 0 आएगा। सो वर्क डन कितना आएगा बेटा 0 ही आएगा। इस केस में वर्क डन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं आप, पहले आप v निकालेंगे, t इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, t बराबर 2 पे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और वर्क डन उस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मजा आया तो बेटा ठोको ताली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 300 ग्राम। ठीक है, मास दे रखा है आपको 300 ग्राम, इज शोन इन द डायग्राम। अब ध्यान से देना, फोर्स और टाइम का ग्राफ है, फोर्स और एक्स का ग्राफ नहीं है। एफ एक्स का ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, ये होता है वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पे x नहीं, यहां पर t है, तो फंसा रहा है आपको ये एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या देता है, देता है चेंज इन मोमेंटम। जिसको ये बात नहीं पता उसको लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर देखना पड़ेगा। कौन सा लेक्चर देखना पड़ेगा, इंपल्स हिट इट। ठीक है, ओके। सो एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम देता है। ठीक है, तो अभी याद रखना है आपको, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर एक्स होता आसान होता हमारे लिए, बट यहां पर उसने एफ टी करके मोमेंटम देके और हमको घुमाने की करी है कोशिश, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, हम इसको भी फोड़ डालेंगे। कैसे फोड़ेंगे आइए देखते हैं। तो क्या रहा है कि सबसे पहले हम 2 सेकंड में एरिया निकालेंगे। अच्छा, एक और इसने उलझा दिया हमें बात, यहां पर 2 सेकंड में एरिया निकालना पड़ेगा कि 2 सेकंड में कितना एरिया आएगा। ठीक है, तो हम पूरे का एरिया निकाल के इस एरिया को माइनस कर सकते हैं या फिर ट्रेपीजियम का एरिया समझ सकते हैं, बट दोनों के लिए हमें ये हाइट चाहिए होगी। ठीक है, तो मैंने कहा लेट अस से दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h। आइए देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10/5 होगा, और छोटे वाले ट्रायंगल में कितना होगा h/5 माइनस 2 मतलब 3 हो, ये 3 होगा ना बेटा, ये 3 होगा, 2 में 3 करके तो 5 आएगा, ये 3 होगा, तो h/3 एंड 10/5, h/3 एंड 10/5। क्योंकि इसने क्या बोला, पहले 2 सेकंड में कहा है, पहले 2 सेकंड में इसने कहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन है ये, जबरदस्त झकास मजेदार क्वेश्चन है बेटा ये। काफी सारे स्टेप में गलती कर सकते हो इसमें, तो बड़े ध्यान से देखना। पहली चीज एफ एक्स नहीं है, एफ टी है, वर्क डन नहीं देगा, मोमेंटम देगा। दूसरी बात, 5 सेकंड दे रखा है लेकिन पूछा 2 सेकंड के लिए है, तो आपको 2 सेकंड तक निकालना पड़ेगा एरिया। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कितनी है बेटा, यहाँ पे देखते हैं, h बराबर ये बेटा आएगा आपके पास 6, ये आपके पास 6 न्यूटन, h बराबर 6 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज 6, ओके, एंड नाउ हमें चाहिए खाली ये वाला एरिया, खाली वाला एरिया चाहिए। दिस इज अ ट्रेपीजियम, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, क्या होता है, सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेटा ये कितना है, 10 है, और ये कितना है बेटा 6 है, 10 मतलब 10 प्लस 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है बेटा, ये 2 है।
16। ये किसके बराबर है? ये बेटा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मास कितना है इसका? 0.3 kg। फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल आपके पास 2 दे रखी है, इनिशियल आपके पास 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास है 16 इक्वल टू 0.3 v माइनस 2। यहां कोई साइन मेंशन नहीं किया गया, यहां पर बेटर वर्ड वुड बी वेलोसिटी, ठीक है, बेटर वर्ड वुड बी वेलोसिटी। खैर एनीवेज आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। यहां से हम v की वैल्यू निकालने की करते हैं कोशिश, ठीक है। तो हमने कहा बेटा यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी बेटा 16 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 2। 16 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 2, ये है v की वैल्यू। कितना आएगा बेटा यहां पर? 16.6 डिवाइड बाय 0.3 और 166 डिवाइड बाय 3। 166 डिवाइड बाय 3, ये v की वैल्यू हमें मिली है, केवल और केवल v की वैल्यू मिली है। अभी हमें v की वैल्यू मिली है, हमें वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या कहोगे? आप कहोगे वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कहोगे, ठीक है। तो हाफ एम, एम कितना बेटा हमारे पास देखते हैं? एम है 0.3 वी स्क्वायर, और वी कितना है हमारे पास? 166 बाय 3। तो 166 बाय 3 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना हमारे पास? 2 है, यू कितना बेटा हमारे पास? 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट आवर वर्क डन, हमें हमारा वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। काफी बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें कहा गया कि वर्क डन निकालना है और एफ टी ग्राफ दे दिया गया। एफ एक्स से निकालना होता तो सिंपल आता, एफ टी से निकालने में डिफिकल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एफ टी से एफ टी का जो एरिया होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 सेकंड में निकालना था तो पहले 2 सेकंड की हाइट निकाली हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा के, फिर ट्रेपीजियम का एरिया लिखकर हमने एरिया निकाल लिया। अब जो एरिया आया उसको हमने बराबर किया चेंज इन मोमेंटम के, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको सॉल्व करके हमने v निकाला। अब जो v हमारा यहां पर निकल रहा है, उस v की वैल्यू को लेकर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका आगे कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए चैलेंजर्स टाइम। लास्ट क्लास में आपको चैलेंजर दिया गया था, अब उसको डिस्कस करने की है बारी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द साइन ऑफ वर्क डन इन द मून वॉक, इन द मून वॉक, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि मून वॉक के अंदर जब 2 पैर हमारे होते हैं, एक पैर होता है फिक्स, जो पीछे वाला पैर है ये फिक्स होता है, और जो आगे वाला पैर है ना, इसको हम पीछे की तरफ घिसते हुए लेकर आते हैं, पीछे की तरफ घिसते हुए लेकर आते हैं। तो जब आप इस आगे वाले पैर को पीछे की तरफ घिसते हुए लेकर आओगे तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, और जो ये पैर है ये पीछे जा रहा होगा। फ्रिक्शन तो आगे लगेगा लेकिन ये जा पीछे रहा होगा। तो इस वाले पैर के ऊपर जो वर्क डन होने वाला है वो नेगेटिव होगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसको हम पीछे लेकर आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए जमीन आगे फ्रिक्शन लगा रही है, तो इस वाले पैर पर फ्रिक्शन आगे है और ये पीछे की तरफ घिसता हुआ आ रहा है, इसीलिए इस पर जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए अब पीछे वाले पैर की बात करते हैं, ठीक है। जब इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो फ्रिक्शन हमको आगे चलाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन हमको आगे चलाने की कोशिश करेगा, तो वहां पर यह पैर हमें आगे जाने से रोकेगा, हमें आगे जाने से रोकेगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, इस वाले पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ एफ डैश। आ रही है समझ में? इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसको फील करना है तो आपको मून वॉक करनी पड़ेगी, वो भी स्लो मोशन के अंदर। करके देखिए, एक पैर को आगे रखिए और उस पैर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे तो आपको दोनों पैर पे फ्रिक्शन जो है जमीन पर फील होगा। जो पीछे वाला पैर है उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना।
पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा, वो आगे बढ़ना चाहेगा। जब आप आगे वाले पैर को पीछे की तरफ खींचोगे तो वो दूसरा वाला पैर आगे बढ़ना चाहेगा और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे आएगा। लेकिन ये पैर चलेगा नहीं, ये पैर वहीं पे खड़ा हुआ है और दूसरा पैर ही है जो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा पैर ही है जो पीछे की तरफ जा रहा है, वो पैर वहीं पे खड़ा हुआ है। फिर ये माइकल जैक्सन क्या करता है, या मूनवॉक में क्या होता है, ये दूसरे वाला पैर पीछे आ चुका होता है और फिर वो उसको रोक लेता है और फिर पहले वाले पैर को पीछे की तरफ घिसराता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इस इंस्टेंट में मैं आपको बता रहा हूं, जो पैर आगे है और पीछे की तरफ घिसर रहा है उस पर फ्रिक्शन आगे है, जो पैर स्टेशनरी है और पीछे है उस पर फ्रिक्शन पीछे है। लेकिन ये पैर चल नहीं रहा तो इस पर वजन क्या है बेटा, 0 है वजन इस पर। तो नेट वजन क्या हुआ बेटा, इस पर 0, उस पर नेगेटिव, नेट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर दो क्वांटिटी है, एक 0 है एक नेगेटिव है, जोड़ोगे क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन और वर्क डन का साइन आपको यहां पर मालूम पड़ गया। आइए अगले चैलेंजर की बात करते हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये बेसिकली अगर आप कहें तो ये एरोडोव का क्वेश्चन है, मेडिकल के लिए नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए है। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, खासतौर से जो एडवांस के लिए सोचते हैं, उनके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेटा मैंने कहा ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप कहोगे बेटा ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अच्छा जी, ये वेरिएबल फोर्स है। अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, तो आप कहोगे वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन fx dx इंटीग्रेशन fy dy, यही तो लिखेंगे ना। z वाला कंपोनेंट तो है नहीं यहाँ पे, k कैप तो है नहीं। अच्छा जी, fx क्या है, तो fx होता है जो i कैप के साथ लगा हो वो fx होता है। तो यहां पर i के साथ y लगा है, y लगा है तो ये y dx हो गया। और यहां पर j के साथ x लगा है तो ये क्या हो गया बेटा, x dy हो गया। अब बड़ी मुसीबत आ गई हमारे पास। क्या मुसीबत है, dx के साथ y है और dy के साथ x है। नॉर्मली इंटीग्रेशन तब होता है जब dx के साथ x हो और dy के साथ y हो। तो हम यहां पे पहला काम तो करते हैं, इंटीग्रेशन को लेते हैं कॉमन और इसको लिखते हैं अंदर इस तरीके से। और इस मुसीबत से निकलने को हमें अब सोचना पड़ेगा कैसे निकले। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए आपको सोचना ये पड़ता है कि जो ये ब्रैकेट में आया है ये किसका डिफरेंशिएशन है। जो ब्रैकेट में आया है ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो बेटा जो ये डिफरेंशिएशन है ये होता है एक्स वाई का। अगर हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या आता है, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स आता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, है ना। अब ये एक्स वाई बन गया। ठीक है, तो अब जो ये इसकी लिमिट्स है ना वो भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो एक्स वाई, तो इनिशियल एक्स वाई कितना है बेटा, 6 है और फाइनल एक्स वाई कितना है बेटा, -5 है। ये 6 है, ये -5 है। आ रही है समझ में आपको, ये 6 है और वो -5 है। नहीं भी करने को दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक साथ डालना फिर लिमिट्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिखा देता हूं आपको तरीका क्या है इसका। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं एक दूसरे के उल्टे और वो हो जाते हैं बेटा कैंसिल। बहुत ही बेटा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है ये। तो डी और इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब लिमिट क्या डालोगे आप, लोअर लिमिट होगी बेटा 2,3 और अपर होगी -1,5 ठीक है। तो अब या तो आप यहां पे डाल लो 6 और -5 ऐसे डाल लो, या फिर दोनों को एक साथ डालना पड़ेगा लिमिट आपको। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ ही आ रहे हैं यहां पर। तो मैं ये डालूंगा कितना आएगा मेरे पास, -1 इंटू 5 मतलब -5 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो -11 जूल्स हमारे पास आंसर आ रहा, -11 जूल्स हमारे पास आंसर आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। थोड़ा डिफिकल्ट डेंजरस क्वेश्चन है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन कराया है बहुत शानदार क्वेश्चन। आपके सामने है सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, अगली क्लास में मिलेंगे। सी यू, टाटा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।